हे हेलो एवरीवन, दिस इज एकता रस्तोगी एंड वेलकम बैक टू अपनी अध्ययनशाला। टारगेट टीजीटी पीजीटी बैच के 1000 एमसीक्यू सीरीज में आज हम करने वाले हैं 41 to 60 क्वेश्चन को सोल्यूशन। ठीक है, जिसमें हमने पहले 40 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। ये क्वेश्चन सीरीज जो है आपकी, ये पीवाईक्यू भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के पेपर, केवीएस के, एनवीएस के, जीआईसी, एलटी ग्रेड सभी के एग्जामिनेशन पेपर हम 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी इस समय हम कर रहे हैं सॉल्व टीयूपी का टीजीटी पेपर 2021 का, जिसमें 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसी ने अगर नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो। फिर आज हम करेंगे 41 to 60। चलिए शुरू करते हैं। अ ट्रायल बैलेंस शोज, यानी कि तलपट प्रदर्शित करता है द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी लाभ हानि खाते का शेष, कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग डन बाय द अकाउंटेंट, लेखाकार द्वारा किए गए लेखांकन की पूर्ण शुद्धता, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंस, खाता बही के शेषों की गणितीय शुद्धता, बैलेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी, संपत्ति और दायित्वों के मध्य शेष। देखिए, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? वो होता है आपका डेबिट और क्रेडिट, जो भी रिकॉर्ड करे हैं आपने लेजर में अकाउंट्स बनाए हैं, उनको चेक करता है कि उनका करेक्ट आपने करेक्ट बैलेंस निकाला हुआ है। वो ट्रायल बैलेंस क्या करता है? वही काम करता है, यानी कि एक तरीके से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। क्या करता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। सैद्धांतिक तो वो नहीं बता सकता, यानी कि कंप्लीट एक्यूरेसी तो अकाउंटिंग की नहीं बता सकता ट्रायल बैलेंस। ठीक है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं होता है, बैलेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी नहीं होता है। क्या होता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंस होता है। ठीक, ट्रायल बैलेंस क्या है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ कंज्यूमर increases units of X commodity by giving up some units of Y commodity and even to attain the same level of satisfaction, the marginal rate of substitution will be calculated by। जब कोई उपभोक्ता Y वस्तु की कुछ इकाइयों को छोड़ते हुए X वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करता है और फिर भी उसे उतनी ही संतुष्टि प्राप्त होती है, तो सीमांत प्रतिस्थापन दर की गणना निम्न द्वारा की जाएगी। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है जैसे कि MRS, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर X एंड Y गुड्स। दो गुड्स होती हैं इसमें। ठीक है, इसमें जिसमें कि आपका चेंज इन, ये साइन होता है चेंज इन गुड्स सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन गुड्स गेन्ड। जितनी गेन की है वो नीचे आती है, जो सैक्रिफाइस की है वो ऊपर आती है। ठीक है, ये होता है, और ये साइन होता है आपका चेंज का। ठीक, चेंज इन गुड्स सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन गुड्स गेन, ये हो जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये होती है हमारे गुड Y एंड गुड X। तो ये इस फॉर्मूले को अब हम चेक कर लेते हैं इस ऑप्शंस में कहां पर है, यानी चेंज इन Y गुड एंड चेंज इन गुड X। ये मिल रहा है आपको चेंज इन Y कमोडिटी एंड चेंज इन X कमोडिटी, यानी वस्तु Y में परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु X में परिवर्तन। Which of the following is not a form of large scale retail trading? लार्ज स्केल रिटेल ट्रेडिंग जो होती है ना, वो आपके कई तरीके की होती है, जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं। ठीक है, आपके हो जाते हैं सुपर मार्केट हो जाते हैं। ठीक है, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, आपके चेन स्टोर्स होते हैं ना, चेन स्टोर, मल्टीपल चेन स्टोर, मतलब एक हेड स्टोर बनाया और फिर उसके चेन स्टोर बना दिए कई सारे, तो चेन स्टोर हो जाते हैं। तो ये रिटेल, लार्ज स्केल रिटेल ट्रेडिंग में बहुत सारे हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका जैसे कि हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट स्टोर हो जाता है आपका। ठीक, तो ये इस तरह से लार्ज स्केल पे बहुत सारे हो जाते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं इसमें से हमारे कौन से मिल रहे हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्केट बिल्कुल होता है, सुपर मार्केट होता है। इन सब में क्या खासियत होती है? वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, और मल्टीपल चेन ऑफ स्टोर, बिल्कुल ये भी होता है। प्रोविजनल स्टोर, ये भी रिटेल होता है, रिटेल ट्रेडिंग होती है, बट ये स्मॉल लेवल की होती है। कैसी होती है? स्मॉल लेवल की होती है। खाद, मतलब किराना भंडार में आपके क्या मिलते हैं? सारे खाद्य प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना, खाद्य प्रोडक्ट मिलते हैं सारे।
तो प्रोविजन स्टोर क्या है, स्मॉल रिटेल ट्रेडिंग है, ना कि लार्ज वाली। नेक्स्ट पे चलते हैं, यानी राइट आंसर इज प्रोविजनल स्टोर। नेक्स्ट पे पर चलते हैं। Which of the following is not the function of a business office? निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक कार्यालय का कार्य नहीं है? रिसिप्ट ऑफ लेटर्स, पत्रों की प्राप्ति, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, सूचनाएं प्रदान करना, फिलिंग एंड एंडोर्सिंग, नस्तीकरण और भ्रष्टांकन, डिसीजन मेकिंग, निर्णय। तो पढ़ते हैं, देखो, रिसिप्ट ऑफ लेटर्स, बिल्कुल ऑफिस में क्या काम होता है, कार्य, एक व्यापारिक कार्यालय में रिसिप्ट आती है, यानी पत्रों की प्राप्ति तो होती है, पत्रों की प्राप्ति भी होती है, सूचनाएं प्रदान करना ये भी होता है, नस्तीकरण और भ्रष्टांकन भी होता है, बट निर्णयन ये नहीं होता है, निर्णयन नहीं करती है ऑफिस वाले। क्या करते हैं, कार्यालय, व्यापारिक कार्यालय वाले डिसीजन मेकिंग का काम नहीं करते, ये टॉप मैनेजमेंट काम करता है। तो राइट आंसर इज डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपेंडेंट ब्रांच कैन मेक, आश्रित शाखा कर सकती है, ओनली कैश सेल, केवल नकद विक्रय, ओनली क्रेडिट सेल्स, केवल उधार विक्रय, बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स, नकद उधार विक्रय दोनों, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। देखिए, डिपेंडेंट ब्रांच होती है, जैसे कि एक हेड ब्रांच है, ठीक, हेड ऑफिस है, उसकी कई सारी डिपेंडेंट ब्रांच बना दी गई हैं। डिपेंडेंट ब्रांच क्या करती है, अपने वो सेट ऑफ बुक्स अकाउंट्स नहीं रखती है, वो होता क्या है, हेड ऑफिस में ही सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, ठीक, और वहीं से सारा मैनेज किया जाता है। तो डिपेंडेंट ब्रांच में ये देख लेते हैं कि कैश सेल होती है, बिल्कुल कैश सेल तो होती है, क्रेडिट सेल्स का भी हो सकता है, अगर आपके हेड ऑफिस से आपको ऑथराइजेशन मिल चुकी है तो आपका क्रेडिट सेल्स भी डिपेंडेंट ब्रांच कर सकती है। तो राइट आंसर इज बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल, यानी नकद और उधार विक्रय दोनों किए जा सकते हैं, ठीक है, एक डिपेंडेंट ब्रांच दोनों कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रीअरेंज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स लॉजिकली, मैस्लो की आवश्यकताओं के अनुक्रम को तार्किक ढंग से पुनर्व्यवस्थित कीजिए। फिजियोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी नीड, एस्टीम नीड, सोशल नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सब देखिए, मास्लो, अब्राहम मास्लो 1943 में इन्होंने अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन दी था, एक जर्नल दी थी, जिसमें उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड बताया था। हायरार्की ऑफ नीड, जिसमें उन्होंने बताया कि एक इंसान की क्या नीड हो सकती है, ह्यूमन नीड क्या हो सकती है। सबसे पहले तो उसको शारीरिक नीड होती है, ठीक है, शारीरिक नीड में जैसे खाना चाहिए, उसे रेस्ट चाहिए, उसकी बॉडी को, उसको पानी चाहिए, ये हो जाती है सबसे पहली नीड, यानी कि शारीरिक नीड तो हो गई पहली। फिर उसको चाहिए सुरक्षा, सिक्योरिटी भी चाहिए उसको। सिक्योरिटी कैसे, अब उसको घर चाहिए, खाने पीने के मिल गया, तो अब उसको घर चाहिए, घर के साथ में जॉब भी चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक, तो ये हो गई आपकी सेकंड, यानी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। फिर इसके बाद अब इंसान को लगता है कि उसको सोशल होना चाहिए थोड़ा सा, अब उसको बिलोंगिंगनेस और लव की जरूरत होती है, तो अब वो क्या करेगा, अब उसको चाहिए सामाजिक आवश्यकताएं, थर्ड, ठीक। फिर इसके बाद आत्म सम्मान संबंधी आवश्यकताएं, आत्मसम्मान यानी कि अब उसको जॉब में पोजीशन चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, ठीक है, तो यानी कि वो अपनी पहचान बनाना चाहता है, तो आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकताएं हैं उसकी, ये आ जाती हैं फोर्थ पर। फिर आ जाता है सबसे लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जब वो सेल्फ फुलफिलमेंट से नीड से भर जाता है, यानी अब उसको पता है कि उसको वो क्या है, वो क्या करना चाहता है, ठीक है। तो किस तरह से अरेंज कर लेते हैं इसको, सबसे पहले आ जाती हैं शारीरिक आवश्यकताएं, यानी ए, फिर बी और फिर उसके बाद डी, यानी ए, बी और डी किस ऑप्शन में जरा चेक कर लेते हैं, ए बी डी, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी डी सी ई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सबसे पहले शारीरिक, फिर सुरक्षा, फिर सामाजिक आवश्यकताएं, फिर उसके बाद आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकता, आत्म उपलब्धि संबंधी आवश्यकता सबसे लास्ट में आती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, A systematic examination of books of records of a business is called, किसी व्यवसाय की पुस्तकों और अभिलेखों की व्यवस्थित जांच को कहा जाता है ऑडिटिंग, यानी अंकेक्षण, वाउचिंग, प्रमाणन, वेरिफिकेशन, सत्यापन, चेकिंग यानी जांच पड़ताल। क्या होता है, देखिए, एक सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड एंड बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड ऑडिटिंग, अंकेक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑडिटिंग कहलाता है, ठीक है।
ना तो वाउचिंग होगा, ना ही वेरिफिकेशन है, सत्यापन नहीं होता है, चेकिंग नहीं होती है, क्या होता है? ऑडिटिंग होता है। एक सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन होता है ऑडिटिंग, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप जब पढ़ेंगे ना तो उसमें भी सेम टू सेम लाइंस लिखी हुई है, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, recording of business transactions in a systematic manner and classifying them in ledger is called। एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यवसायिक लेन देनों का अभिलेखन करना तथा उनको खातों में वर्गीकृत करना कहलाता है अकाउंटिंग यानी लेखांकन, बुक कीपिंग पुस्तपालन और एडजस्टमेंट समायोजन, मेजरमेंट मापन। क्या होता है? देखिए, जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है ना, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग देखिए वो होता है IMRC, SA और C, ठीक है। IMRC यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी पहले आइडेंटिफाई करते हो ट्रांजेक्शन को, फिर मेजर करते हो, फिर रिकॉर्ड करते हो जर्नल में, क्लासिफाई करते हो आप लेजर अकाउंट में, ठीक है, लेजर्स में करते हो, फिर समराइज करते हो आप ट्रायल में, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, ठीक। तो ये चीजें आगे आपकी समराइज में। और एनालाइज कौन करता है? एनालाइज करता है आपका सीए करेगा एनालाइज, फिर उसको कम्युनिकेट कर देगा, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको यूजर्स तक पहुंचा देगा, ठीक है। ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होता है। इसमें यहां तक समझिए, यहां तक का जो प्रोसेस होता है ना, ये कहलाता है आपका क्या? ये कहलाता है आपका बुक कीपिंग। ये होता है आपका बुक कीपिंग। और नीचे का जो ये प्रोसेस है, दिस इज यानी समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस से उसके बाद का जितना भी प्रोसेस है वो सारा का सारा यानी समराइज करना, फिर एनालाइज करना, फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स या उसकी इंफॉर्मेशन जो रेस्पेक्टिव यूजर्स हैं उन सबको पहुंचाना, ठीक है। वो सारा काम आ जाता है आपका अकाउंटिंग का। तो यहां तक का काम क्वेश्चन में जैसे हमसे पूछा है, रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड क्लासिफाइंग देम इन लेजर इज कॉल्ड, classifying in ledger is called bookkeeping। bookkeeping is the right answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट इज आहरण खाता है, नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र का खाता, पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट वास्तविक खाता, फिक्टिशियस एसेट्स काल्पनिक खाता। कौन सा खाता होता है ड्रॉइंग अकाउंट? देखिए, ड्रॉइंग अकाउंट यानी आहरण खाता होता है एक पर्सनल अकाउंट होता है। कैसे होता है? रिलेटेड होता है पर्सन से। किससे रिलेटेड होता है? पर्सन से रिलेटेड होता है, ठीक है। जो बिजनेस का ओनर है वो ड्राइंग्स कर रहा है, पर्सन से रिलेटेड हो गया, यानी ड्राइंग्स अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सन, इसलिए पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। अब ये पर्सनल अकाउंट भी दो टाइप के हो सकते हैं आपके, कैसे? नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल हो सकते हैं जैसे कि सीता, गीता, इन सब का अकाउंट, तो ये नेचुरल अकाउंट हो गए। और आर्टिफिशियल हो जाते हैं जैसे किसी पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है, या कंपनी का अकाउंट है, या फिर किसी एसोसिएशन का अकाउंट है, ये आर्टिफिशियल अकाउंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि पर्सन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स इज क्रेडिटेड टू, यानी कि जो इंटरेस्ट है कैपिटल पर मिलता है पार्टनर्स को, वो कहाँ क्रेडिट किया जाता है? साझेदारों की पूंजी खाते के ब्याज क्रेडिट किया जाता है आपका इंटरेस्ट अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। समझते देखिए, ये होगा नहीं, ये हो नहीं सकता प्रॉफिट लॉस अकाउंट, या तो ये होगा या ये होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जरा लगाइए दिमाग, कहाँ करते हैं हम क्रेडिट? देखिए, यहां तो सीधी सी बात है, डेबिट होता है भाई। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? कंपनी के लिए क्या होता है? एक फर्म के लिए क्या होता है? एक खर्चा है। क्या है? इंटरेस्ट क्या है? एक खर्चा है। और खर्चे को जो फर्म है वो अपने यहाँ डेबिट में लिखेगी। कहाँ लिखेगी? डेबिट में लिखेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड में लिख देंगे। इसलिए कि आंसर होगा आपका, क्योंकि ये पूछ रहा है हमसे क्रेडिटेड टू, तो क्रेडिट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे कहां कर देंगे क्रेडिट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि उनके लिए तो इनकम है ना, इसलिए उनके लिए उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ रिसीप्ट इशूड बाय कमोडिटी ऑफिसर ऑफ अ शिप
when the cargo is loaded on the ship is known as, जब जहाज में माल लादा जाता है तो जहाज के समादेशक अधिकारी द्वारा जो रसीद निर्गत की जाती है उसे कहते हैं शिपिंग रिसीप्ट, कार्गो रिसीप्ट, मेट रिसीप्ट, चार्टर रिसीप्ट। यानी नौ परिवहन रसीद, भाड़ा रहित रसीद या मेट रसीद या अधिकार पत्र रसीद। चलिए अब इसको समझते हैं। ये जो होता है ना, देखिए कमोडिटी ऑफिसर कह लो या कैप्टन ऑफ द शिप कह लो। कैप्टन ऑफ द शिप जो होता है वो एक्सपोर्टर को जब माल लोड हो जाता है शिप पर, उसके बाद एक रिसिप्ट देता है जिसको कहते हैं मेट रिसिप्ट। ठीक है, उसमें क्या क्या लिखा रहता है, उसमें इंफॉर्मेशन होती है कि वेसल का नाम क्या है, जिस शिप से जा रहा है सामान उसका नाम क्या है, पैकेजिंग का डिस्क्रिप्शन होगा, नंबर ऑफ पैकेजेस कितने हैं, उन पर मार्क क्या पड़ा है, ये सारी डिस्क्रिप्शन उसमें लिखी होती है। तो कौन सा रिसिप्ट मिलता है, मेट रिसिप्ट मिलता है। ठीक है, राइट आंसर इज मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी। The verification of authority and authenticity of transaction recorded in the books of accounts is called, यानी लेखांकन पुस्तकों में अभिलेखित लेन देनों के प्राधिकार तथा प्रामाणिकता का सत्यापन कहलाता है। वेरिफिकेशन सत्यापन, इंटरनल ऑडिट आंतरिक अंकेक्षण, वाउचिंग प्रमाणन या इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण। देखिए वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी। देखिए अथॉरिटी और ऑथेंटिसिटी की ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डेड जो की है उसकी कैसे चेक की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ वाउचर्स को चेक करके। ठीक है, किनको, वाउचर्स को चेक करके किया जा सकता है। और वाउचर को चेक करना दैट इज वाउचिंग, यानी प्रमाणन करना। उससे रिलेटेड जितने भी वाउचर्स हैं रिकॉर्ड से रिलेटेड उन सबको चेक करना दैट इज वाउचिंग, प्रमाणन। तो यही हो गया द वेरिफिकेशन ऑफ द authority and the authenticity of transaction is vouching. Next, the difference between subscribed capital and called up capital is called, यानी कि अभिदत्त पूंजी और याचित पूंजी में अंतर कहलाता है कॉस्ट इन एरियर, कॉस्ट इन एडवांस, अनकॉल्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल। अवशिष्ट याचना, अग्रिम याचना, अयाचित पूंजी या फिर प्रदत्त पूंजी। पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी। देखिए आपकी सब्सक्राइब कैपिटल कौन सी होती है, सब्सक्राइब कैपिटल होती है दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। और कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी, कंपनी ने कॉल्ड किया है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो सकता है, जो कि कॉल्ड नहीं की गई है, जो पूंजी कॉल्ड नहीं की गई है वही आपका इसका डिफरेंस हो जाता है। तो अयाचित पूंजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, यानी सब्सक्राइब मान लिया 10 रुपए से थी, मंगाई कितनी कंपनी ने, सिर्फ 9 रुपए से, तो ये जो 1 रुपया बचा वो क्या हो गया आपका, अनकॉल्ड कैपिटल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम इज। पदों के विचरण का माप होता है स्क्यूनेस, डिस्पर्जन, कोरोलेशन, कोर्टोसिस। विषमता, अपकिरण, सहसंबंध और प्रथुशीर्षत्व। बड़ा टफ था चलिए आगे बोलते हैं। देखिए मेजर ऑफ द वेरिएशन क्या होता है, मेजर ऑफ द वेरिएशन यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं ना उनका एवरेज से, जो वेरिएबल्स होते हैं उनके एवरेज से कितना डिफरेंस है, कितना वो फैले हुए हैं, उनका फैलाव कितना है, यानी स्कैटरनेस कितनी है, वही चेक करता है कौन, आपका डिस्पर्जन। ये लास्ट वाली कुछ 20 क्वेश्चन जो हमने करे थे उसमें भी ये क्वेश्चन हमने समझा था। तो वेरिएशन क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम इज डिस्पर्जन। राइट आंसर इज डिस्पर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A partnership comes into existence by, एक साझेदारी अस्तित्व में आती है। An agreement, मतलब किसके द्वारा आती है, एक एग्रीमेंट के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा, सक्सेशन के द्वारा यानी उत्तराधिकार द्वारा, रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस यानी व्यक्तियों के मध्य संबंध द्वारा, या विधान के परिचालन द्वारा। अब समझिए, देखिए पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस कैसे आ पाती है, वो आ जाती है आपकी एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट के द्वारा ही आपका पार्टनरशिप बन जाता है।
अब जो ये एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ओरल बनाना है या रिटन बनाना है, बट रिटन बना ले तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, अच्छा हो जाता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ऐसे ही रजिस्ट्रेशन जो होता है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो है ना, रजिस्ट्रेशन कराना भी पार्टनरशिप फर्म का जरूरी नहीं होता है। आप कराना चाहो तो करा सकते हो, नहीं कराना चाहो तो नहीं करा सकते हो, ठीक है। बट कंपनी के लिए रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। तो यहां ये एग्जिस्टेंस में कैसे आ जाएगी, बाय एन एग्रीमेंट, सीधा सीधा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, कैपिटल प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज शेयर्ड अमंग पार्टनर्स इन, किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में एक साझेदारी फर्म के समापन पर होने वाला पूंजी लाभ साझेदारों के बीच बांटा जाता है। इसको बांटा कहेंगे, बांटा जाता है उसे इक्वल रेशियो में, कैपिटल रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक। अब देखिए जरा, हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई ऐसा एग्रीमेंट या एब्सेंस है उसका, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा सारे पार्टनर्स में इक्वल रेशियो में प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा, रिगार्डलेस उन्होंने कैपिटल कितनी लगाई है फर्म में, ठीक है। आपका सीधे सीधे प्रॉफिट को किस तरह से बांट दिया जाएगा, इक्वल प्रॉफिट में बांट दिया जाएगा। तो राइट आंसर है समान अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जर्नल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन, रोजनामचे में लेन देनों को अभिलेखित किया जाता है ईयरली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, डेली बेसिस पर, पीरियोडिक इंटरवल बेसिस पर, वार्षिक आधार, मासिक, दैनिक या आवधिक अंतराल के आधार पर। देखो भाई, ये तो सबको पता है कि जर्नल्स जो लिखे जाते हैं ना, रोज लिखे जाते हैं, रोज नामचा, ठीक है, रोज नाम में ही पता चल रहा है रोज नामचा, तो रोज लिखे जाते हैं भाई, दैनिक आधार पर यानी डेली बेसिस पे लिखे जाते हैं। राइट आंसर इज डेली बेसिस। नेक्स्ट, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड 2 आज 2 आर कंसर्न विद अंकेक्षण एवं अश्योरेंस प्रमाप दो संबंधित है, वाउचिंग से, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी से, ऑडिट प्लानिंग से, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। समझिए इसको, देखिए ऑडिट इंडिया में ऑडिट एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड जो है आपके इशू किए थे बाय द ICAI के द्वारा इशू हुए थे, ठीक है। 1982 में ICAI ने आपके ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया था, जो कि ऑडिटिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है, ठीक है। तो यहां पर उसके हिसाब से क्या आंसर निकल के आता है, यहाँ उसके हिसाब से आंसर निकल के आता है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, क्योंकि इसी लाइन में ऑडिट का नाम है, ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के उद्देश्य एवं क्षेत्र से रिलेटेड है आपका AAS2। हाँ जी, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, निम्न में से किसका प्रयोग पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु नहीं किया जा सकता है, इंश्योरेंस फंड का, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का, जनरल रिजर्व का, प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन का। यानी कि अब समझते हैं इसको, देखिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका रिडम्पशन किया जा सकता है आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, वो होते हैं आपके जैसे कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, और आपका हो गया इंश्योरेंस फंड, कोई जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, टैक्सेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो जाता है, या फिर हो जाते हैं आपके और भी बहुत सारे हो जाते हैं इस तरह से। बट अब देखते हैं कि कौन सा होता है जो नॉन डिविजिबल प्रॉफिट होता है, वो होते हैं आपके पीरियड प्रॉफिट, जो कि इनकॉर्पोरेशन से पहले के जो प्रॉफिट होते हैं ना, वो होते हैं आपके नॉन डिविजिबल। एक होता है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, एक होता है आपका डिबेंचर्स का प्रीमियम अकाउंट, ठीक, और एक होता है आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये सारे होते हैं नॉन डिविजिबल। यहां हमसे पूछा था, यानी जिनमें से हम रिडम्पशन नहीं कर सकते प्रेफरेंस शेयर का, तो यहां हमसे पूछा है कि किससे नहीं किया जा सकता, तो इंश्योरेंस फंड से हम कर सकते हैं, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड से हम कर सकते हैं, जनरल रिजर्व से भी हम कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी कर सकते हैं, बट प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन, इससे हम रिडम्पशन नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन, यानी समामेलन से पूर्व का लाभ। इफ वेरिएंस इज 144,
then the standard deviation will be, यदि प्रसरण 144 है तो प्रमाप विचलन होगा, ये प्रमाप विचलन होगा। देखिए वेरिएंस जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, यानी कि इसका फॉर्मूला बन जाता है, इसको इस तरह से दिखाते हैं ना, एसडी का साइन कुछ ऐसा होता है सिग्मा टाइप, ठीक है, ये हो गया सिग्मा अंडर रूट में वेरिएंस, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ आपका क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो एसडी वेरिएंस कितना दे रखा है हमको, दे रखा है 144, अंडर रूट कर देंगे, राइट आंसर हो जाएगा 12 इज द एसडी, तो राइट आंसर इज 12, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के क्वेश्चन यही थे, 41 to 60 हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कवर करेंगे, तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में, ठीक है, और थैंक यू सो मच, वेलकम।